Hello, it's a lovely good evening down here from Delhi as always, and I hope that each one of you are absolutely fine, absolutely hale and absolutely hearty. तो हमेशा की तरह बेटा स्वागत है और अभिनंदन है आप लोगों का। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमने डिसाइड करा है कि हम बाय बैक ऑफ शेयर्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाय बैक ऑफ शेयर्स सिंपल टॉपिक है, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। करेक्ट बेटा, आपको मालूम है कि एक कंपनी जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, और अब हम ज़्यादा प्रीफेस पे नहीं आए, ठीक है। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ देर के बाद हम बातें करेंगे कि बाय बैक ऑफ शेयर्स में हमें क्या क्या करना है। जैसा कि हर चैप्टर में करा जाता है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि बाय बैक का मीनिंग क्या है, कोई कंपनी बाय बैक क्यों करती है, बाय बैक करने की हमें क्या एडवांटेजेस हासिल होती हैं। फिर बाय बैक जो होता है उसके कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट 2013 के भी और सेबी के भी। तो उन प्रोविजंस के मुताबिक बाय बैक होना चाहिए लिस्टेड कंपनी का और अनलिस्टेड कंपनी का। फिर बाय बैक की अकाउंटिंग कैसे होगी, तो इन तमाम चीज़ों पे हमने चर्चा करनी है। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इन तमाम चर्चा को करने से पहले जानना जरूरी है कि बाय बैक का थीम क्या है। तो बाय बैक को समझने की अब हम कोशिश करते हैं। नाम से ही जैसा मैंने कहा जाहिर हो रहा है कि बाय बैक ऑफ शेयर्स, एक कंपनी अपने शेयर को इश्यू करती है, आप लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं। करेक्ट। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप कंपनी को पैसे दे रहे हैं और कंपनी आपको शेयर्स इशू कर रही है। आप किसी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदते हैं, इस लेवल पे मुझे इसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सबको मालूम है कि हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं सॉरी एक्सट्रीमली, कि हम चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न मिले। जैसा कि आप सबको मालूम है, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न के रूप में डिविडेंड हासिल होता है। तो हम लोग किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स इसीलिए खरीदते हैं, या हम किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर इसीलिए खरीदते हैं कि वहाँ से हम कुछ इनकम की अपेक्षा रखते हैं, नंबर वन। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ यही तक सीमित नहीं होता। हम जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे दो मतलब या दो उद्देश्य हो सकते हैं, खास तौर से जब हम किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक तो ये कि उस कंपनी की इमेज बहुत अच्छी है, उस कंपनी का डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो हम भी अपेक्षा करेंगे कि इस कंपनी से हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें डिविडेंड मिले। या फिर हमारा एक उद्देश्य ये भी हो सकता है, बिकॉज हम ये प्रेज्यूम करके चल रहे हैं कि जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट करा है उस कंपनी की इमेज और रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। करेक्ट। तो हो सकता है कि कल मार्केट में इस कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़े और हमने जो इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उन शेयर्स को हम बेचें, प्रॉफिट कमाएं, क्विक मनी कमाएं। तो इस तरीके के हमारे रीजंस हो सकते हैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के। अब हम लोग किसी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम प्रेफरेंस शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिवेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इक्विटी शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब आपको एक बात मालूम ये होनी चाहिए कि जब आप किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना है, जब आप किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो आपको इस बात की श्योरिटी है कि आपका पैसा अल्टीमेटली आपको इस कंपनी से वापस मिल जाएगा। सपोज आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी प्रेफरेंस शेयर में, जिस दिन आप उस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे उसी दिन आपको ये श्योरिटी भी है कि आपका पैसा कभी ना कभी ये कंपनी जरूर वापस करेगी। यानी कि जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है, अब मैं कंपनी के एंगल से बोल रहा हूँ, जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कमिट करती है कि हम आपका पैसा लौटा देंगे विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। लेकिन अगर किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उस केस में कंपनी 30 साल में भी पैसा वापस कर सकती है। आप लोगों को ये बात मालूम ही है। तो सिंपल वर्ड्स में, जब आप किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं
तो आपको ये श्योरिटी रहती है कि आपका पैसा वापस जरूर मिलेगा और विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 या 30 ईयर्स में आपका पैसा वापस जरूर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह जब आप किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदते हैं तो आपको डिवेंचर्स के केस में भी श्योरिटी है कि आपका पैसा वापस मिलेगा। इनफैक्ट जब आप किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदते हैं तो उसी दिन कंपनी आपके डिवेंचर सर्टिफिकेट में आपको लिख के देगी कि आपका पैसा कौन सी डेट को कितने साल के बाद किस रेट से वापस करा जाएगा। कहने का आशय यह है कि जब कोई किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदता है या डिवेंचर खरीदता है तो उस इन्वेस्टर को इस बात की श्योरिटी है कि उसकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी, उसका पैसा वापस आ जाएगा, कभी ना कभी वो जरूर वापस आएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। अब मैं इसको कंपनी के एंगल से बोलूं तो कंपनी के एंगल से मैं यूं कहूंगा कि जब एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर करके या डिवेंचर्स इशू कर करके पैसा रेस करती है तो कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी है कि कंपनी ने ये पैसा वापस लौटाना ही लौटाना है। और जब कंपनी इनका पैसा लौटाती है तो उसको हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बोलते हैं। रीजन ये है, रिडम्पशन वर्ड यहाँ यूज इसलिए करा जाता है क्योंकि यहाँ हमारा पहले से वादा है, पहले से कमिटमेंट है। जब हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे या जब हमने डिवेंचर इशू करे थे तो कंपनी उसी वक्त कमिट हो गई थी कि आपका पैसा लौटाया जाएगा। अपने कमिटमेंट को जब पूरा करा जाता है तो उसको हम रिडम्पशन बोलते हैं। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से जब कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है या आप जब किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो प्रॉब्लम यह है, डिवेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स की तरह यहां पर कंपनी का कोई कमिटमेंट आपसे नहीं है कि आपका पैसा किस डेट को कब वापस लौटाया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इन केस ऑफ डिवेंचर्स and in case of preference share, there is a commitment on part of the company that your amount will be redeemed after some time. लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो कंपनी का कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपका पैसा कब लौटाया जाएगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो यहां पर पॉइंट यह बनता है कि फिर बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है। जब कोई कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो कभी कभी कंपनी ड्यूरिंग द टेन्यूर या ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड, जैसे एक कंपनी ने आज इक्विटी शेयर इशू करे, 2-3 साल के बाद उस कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर को एक ऑफर दे दिया कि ये कंपनी आपसे इक्विटी शेयर खरीदने की इच्छुक है, आप चाहें तो अपने इक्विटी शेयर हमें वापस कर दें, हम आपका पैसा लौटा देंगे। इसको बाय बैक ऑफ शेयर कहा जाता है। इसका भी मतलब वही है, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटा रही है। दिस इज नथिंग बट बाय बैक ऑफ शेयर्स। लेकिन हम इसको कभी भी रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर नहीं कहेंगे। बात आपकी समझ में आ गई? हालांकि मतलब तो वही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाना, डिवेंचर होल्डर का पैसा लौटाना, और कंपनी अब इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटा रही है क्योंकि कंपनी ने आपको ऑफर दिया है कि आप चाहें तो अपने शेयर हमारी कंपनी को वापस कर सकते हैं, हम आपका पैसा लौटा देंगे। तो ये बाय बैक ऑफ शेयर है। लेकिन हम इसको रिडम्पशन क्यों नहीं बोलते हैं? अब आपकी समझ में ये बात आनी चाहिए क्योंकि यहां पर कंपनी का पहले से कोई कमिटमेंट नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? लेकिन मतलब वही है। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स का सिंपल वर्ड्स में मतलब वही हो गया कि जब कोई कंपनी मार्केट से अपने ही शेयर्स को खरीद लेती है तो इसको हम बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं, और ये भी एक तरीका है अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटाने का। दिस इज नथिंग बट बाय बैक ऑफ शेयर। तो बेटे बाय बैक ऑफ शेयर्स का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या हो गया? तो बाय बैक ऑफ शेयर सिंपली रेफर्स टू रीपर्चेज ऑफ ओन शेयर्स बाय एन एंटिटी फ्रॉम द मार्केट। समझ में आ गया? मार्केट से अपने ही शेयर को शेयर होल्डर से खरीद लेना, ये बाय बैक ऑफ शेयर है। जब हम शेयर होल्डर से अपने ही शेयर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कंपनी ने जो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को इश्यू करे थे उनको कहा जा रहा है कि आप शेयर वापस कर दो और अपना पैसा वापस ले लो। तो पहले तो ये पॉइंट आपकी समझ में आना चाहिए कि बाय बैक ऑफ शेयर्स को हम रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स क्यों नहीं कहते हैं। यहां जब हम वर्ड पढ़ रहे हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स तो आपको ये भूलना नहीं है, यहां शेयर्स का मीनिंग सिर्फ इक्विटी शेयर्स के लिए स्टैंड कर रहा है। इज इट क्लियर टू यू? तो अब इसमें कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। मैं आपसे एक सिंपल सी एंट्री पूछूं
कि जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो आप क्या एंट्री लिखते हैं? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखते हैं। ये एंट्री तुमने 1000 बार करी है या नहीं करी? और जब कंपनी तुम्हारा पैसा, शेयर होल्डर का पैसा लौटाएगी तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? शेयर होल्डर को जो हमने शेयर इश्यू करे थे वो हमारे पास वापस आएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कंपनी आपका पैसा आपको वापस कर देगी। दैट्स ऑल, कुछ है ही नहीं चैप्टर में। लेकिन हर चैप्टर की अपनी एक परिधि होती है, अपनी सीमाएं होती हैं, अपने पैरामीटर्स होते हैं, अपने प्रोविजंस होते हैं, और उन प्रोविजंस के हिसाब से ही हमें काम करना पड़ता है। इसीलिए हम यहाँ पर हैं और आप भी वहाँ पर हैं। करेक्ट? अगर ये इतना ही आसान होता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो बायबैक ऑफ शेयर्स के इस पर्टिकुलर टॉपिक को अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो पहले तो बायबैक ऑफ शेयर्स का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि किसी भी कंपनी के द्वारा अपने ही इक्विटी शेयर को मार्केट से खरीद लेना। और मार्केट से खरीद लेने का मतलब है कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटा रही है। इट इज नथिंग बट रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इज इट क्लियर टू यू? अब लेकिन मैंने कहा कि इतना आसान नहीं है। अब पॉइंट ये है कि अभी आपने कुछ लिखना नहीं है। जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूं तो आपने सिर्फ और सिर्फ तब लिखना है, उससे पहले नहीं लिखना है। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत सारी थ्योरी लिखेंगे जैसा कि हम लोगों की आदत भी है। बायबैक का मीनिंग, उस पर नोट लिखाया जाएगा। बायबैक क्यों करा जाता है उस पर भी हम नोट लिखेंगे। ऑफ कोर्स बायबैक की एडवांटेजेस क्या है उस पर भी हमने थ्योरेटिकल नोट लिखना है। बायबैक की कंडीशंस क्या है उस पर भी हम थ्योरेटिकल नोट लिखेंगे। बायबैक को गवर्न करते हुए प्रोविजंस क्या है उसके भी नोट्स हम लिखेंगे। लेकिन पहले हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर थ्योरेटिकल नोट्स हम बाद में लिखेंगे। करेक्ट? तो पहले आप जरा मेरे साथ साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करो और फिर मैं आपको लिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी आपने लिखना नहीं है। लाइए जी, बायबैक का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने क्या करा, ध्यान से सुने। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है। करेक्ट? कोई कंपनी है, और इस कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा इतना पड़ा हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए है। चलो, इस कंपनी के 50,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो इसका मतलब इस कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 50 लाख की। इस कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख की है। हम ये भी मान लेते हैं कि इस कंपनी के पास कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है। रिजर्व एंड सरप्लस में हम मान लेते हैं जनरल रिजर्व में 15 लाख रुपए मौजूद है। मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाई, बल्कि बैलेंस शीट भी क्या बनाई, ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाया। इसको मैं एक्सट्रैक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बैलेंस शीट का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने बनाया। मान लेते हैं कोई कंपनी है और उसकी लायबिलिटी साइड में कुछ ये आइटम्स नज़र आ रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब मान लेते हैं कि इस कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम बाय बैक करेंगे। इस कंपनी के डायरेक्टर ने बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करा 25% का। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स 25%। इसका मतलब है कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि हम 25% अपनी शेयर कैपिटल का बाय बैक करेंगे, यानी कि मार्केट में हमारे जितने भी शेयर्स हमने इश्यू करे हुए हैं उसका 25% हम खरीद लेंगे, यानी कि 25% शेयर होल्डर का पैसा लौटा देंगे। करेक्ट? अब ध्यान से देखें कि मैं यहाँ पर क्या क्या कर रहा हूँ, और मैं आपसे जितना पूछूं आपने केवल उतना ही आंसर देना भी है। जल्दी से बताओ हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? सर हमारे 50,000 शेयर्स हैं। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ शेयर्स जैसा कि आपने देखा आपके कितने हैं? 50,000 शेयर्स हैं। आपके मुताबिक आपकी याद रखें बेटे, सारी अकाउंटिंग कंपनी के एंगल से होती है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपके 50,000 शेयर्स हैं। अब मुझे ये भी बता दो कितना बाय बैक आप कर रहे हो? बाय बैक
आप 25% शेयर्स का बाय बैक कर रहे हैं। बाय बैक 25% है तो 25% का मतलब क्या हो गया कि आप 12,500 शेयर का बाई बैक कर रहे हैं। आपकी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, 50,000 शेयर हैं, आपने बाई बैक 25% शेयर्स का करा है। इसका मतलब आपकी कंपनी 12,500 शेयर खरीद रही है। खरीदने का मतलब है कि आप शेयर होल्डर्स को बोलोगे अपने शेयर हमारी कंपनी को वापस कर दो, हम आपका पैसा लौटा देते हैं। दैट्स ऑल, सिंपल सी बात है। अब बेटे मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए। अगर मैं मतलब कंपनी, अगर मैं मार्केट से अपने ही शेयर खरीदूंगा तो मेरी शेयर कैपिटल यानी कि शेयर्स हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो जो मेरी पहली एंट्री होगी उसको मैं क्या बोलूंगा? मैं अपनी पहली एंट्री को क्या बोलूंगा, ध्यान से सुने। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 50,000 शेयर्स हमारे पास वापस आएंगे। 50,000 नो, 12,500। बेटे 12,500 का बाई बैक है तो 12,500 शेयर हमारे पास वापस आ रहे हैं। 100 रुपए का एक शेयर है तो इसका मतलब 12.5 लाख वर्थ रुपीस की शेयर कैपिटल हमारे पास वापस आ रही है। अब आपने इनका पैसा लौटाना है तो मैं यहां पर टू बैंक लिख देता हूं। टू बैंक लिख दूं? लिखना तो चाहिए टू बैंक, नो डाउट, क्योंकि हम इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटा रहे हैं, लेकिन हम एकदम से टू बैंक नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। मैं पहले लिखूंगा टू इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट। इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट। बेटे ये मैंने क्या लिखा? इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट। ध्यान से देखें, इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट। सर ये इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट क्या होता है? बेटे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को ही इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट कह देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट मैंने लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अभी मैं बाद में लॉन्ग फॉर्म में लिख दूंगा। अभी आपने नोट भी नहीं करना है, आप सिर्फ चीजों को पहले अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। यानी कि हम एकदम से अमाउंट पे नहीं करते हैं। आपके शेयर हमारे पास वापस आ गए, हमने एकदम से अभी आपको कैश पे नहीं करा, लेकिन हमारी कंपनी की लायबिलिटी बढ़ गई। ये हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि ये पैसा हमारी कंपनी ने आपको देना है। इसका मतलब ये ड्यू एंट्री है, पहले आप ड्यू एंट्री करेंगे। यहां तक ठीक है? अब कुछ टाइम के बाद आप 12.5 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर एक थोड़ी सी समस्या होती है। जब हम ये एंट्री पास करते हैं, इससे एक बड़ा प्रभाव कंपनी के ऊपर पड़ता है। तो बाय बैक ऑफ शेयर मुश्किल चैप्टर तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ चीज़ों का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। करेक्ट? तो ध्यान से समझिए, जब कोई कंपनी बाय बैक ऑफ शेयर करती है तो हमें ये एंट्री पहले करनी पड़ेगी। लेकिन इस एंट्री के करने से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई, एक बड़ी हलचल मच गई। सर ऐसा क्या हो गया? ध्यान से सुनिए। इस बात को समझने के लिए पहले आप यहां पर ध्यान दें। बेटे किसी भी कंपनी के कॉन्टेस्ट में मैं एक वर्ड यूज करूंगा, उसका तुमने ध्यान रखना है। मैं एक वर्ड यूज करूंगा, उसको मैं बोलूंगा कैपिटल बेस। क्या बोलूंगा? कैपिटल बेस। आई एम गोइंग टू यूज ए वर्ड जिसको हम कहेंगे कैपिटल बेस। ये आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है क्या? कैपिटल बेस। हम एक वर्ड यूज करेंगे कैपिटल बेस। करेक्ट? कैपिटल बेस। याद रखना है ये वर्ड आपके लिए एक नया वर्ड है। इससे पहले बेटे आपने इस वर्ड को नहीं सुना है। आपने कैपिटल स्ट्रक्चर सुना है, आपने कैपिटल एम्प्लॉयड सुना है। तो पहले तो कैपिटल बेस को कैपिटल स्ट्रक्चर या कैपिटल एम्प्लॉयड से कंफ्यूज नहीं करना है। समझ में आ गया? किसी भी कंपनी के कॉन्टेस्ट में कैपिटल बेस का मतलब क्या है?
कैपिटल बेस के हमेशा 3 पहलू होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। कैपिटल बेस के 3 पहलू होते हैं। एक तो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर मैं आपसे पूछूं किसी कंपनी के कैपिटल बेस के बारे में, तो कैपिटल बेस आपको बताना है कि कैपिटल बेस का मतलब है सम ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अभी आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपसे पूछे कि कैपिटल बेस क्या है, तो कैपिटल बेस किसी भी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में इन 3 चीज़ों का जो टोटल होता है उसको कैपिटल बेस कहते हैं। करेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, इस एग्जाम्पल को देख करके बताओ कंपनी का कैपिटल बेस क्या है। सर इस एग्जाम्पल में तो 2 ही आइटम है। हाँ बेटे, इसके अंदर 2 ही आइटम है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताओ कि इस कंपनी का कैपिटल बेस कितना है। तो आप मुझे क्या बताओगे कि इस कंपनी का कैपिटल बेस तो सर 50 लाख है। इजंट इट और नॉट? क्योंकि इस कंपनी की सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही तो नजर आ रही है। जो मैंने बैलेंस शीट आपके सामने बनाई है उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने लिखी नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस कंपनी का जो कैपिटल बेस है वो 50 लाख का है। ये कहा जा सकता है क्योंकि मैंने बाकी आइटम तो लिखे ही नहीं है। अब जब कोई कंपनी बाय बैक करती है तो हम ये एंट्री पास करते हैं। इस एंट्री को करने का मकसद है अमाउंट को ड्यू करना। हमारे पास इक्विटी शेयर आ गए और हमने ये पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है। बेटे आपने देखा कि आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है। जब कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स इश्यू करती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, और शेयर कैपिटल के क्रेडिट होने का मतलब होता है शेयर कैपिटल का बढ़ना। लेकिन शेयर कैपिटल के डेबिट होने का मतलब है शेयर कैपिटल का कम होना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है, तो इसका मतलब तुमने क्या देखा कि हमारे कैपिटल बेस में अब कुछ चेंज आ गया। एंट्री नंबर 1 करने के बाद तुमने क्या देखा, हमारा कैपिटल बेस बढ़ गया या घट गया? सर हमारा कैपिटल बेस कम हो गया। राइट। तुमने देखा कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अब 37,50,000 रुपीज का बैलेंस है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में नाउ देयर इज अ बैलेंस ऑफ 37,50,000। In fact, this was the point which I just wanted to stress upon. जब कोई कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करती है तो एक बड़ी समस्या क्या होती है कि कंपनी का कैपिटल बेस बिगड़ जाता है। तुमने देखा हमारे कैपिटल बेस में बदलाव आ गया, कैपिटल बेस ऑल्टर हो गया, कैपिटल बेस में कुछ चेंजेस आ गए। सर इससे क्या हुआ? यही तो हमारी समस्या का मेन पहलू है। किसी भी कंपनी के कैपिटल बेस में जब चेंजेस या बदलाव आते हैं तो बेटे इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपने समझना है। जब किसी कंपनी के कैपिटल बेस में किसी भी तरीके का बदलाव आएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल मार्केट में लोग शक भरी निगाहों से हमारी कंपनी के अफेयर्स को देखना शुरू कर देते हैं, और ये बड़ी नेचुरल सी ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर मैं किसी चीज़ को शक भरी निगाहों से देख रहा हूं तो इसका मतलब है उस चीज़ की छवि मेरी आंखों में अच्छी नहीं है। हम ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते? सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब कोई कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करती है तो कंपनी का कैपिटल बेस बिगड़ जाता है, चेंज हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है, और कोई भी कंपनी अपने कैपिटल बेस में किसी भी तरीके के चेंजेस अफोर्ड नहीं कर सकती है। समस्या ये है क्योंकि कैपिटल बेस में चेंज आने का मतलब है कैपिटल मार्केट में हमारी कंपनी शक के घेरे में आ जाती है। लोग सस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं हमारी कंपनी के अफेयर्स को, जिसके प्रभाव क्या पड़ते हैं कि इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारी कंपनी को लोन देने में घबराना शुरू कर देंगे, और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल हमारी कंपनी को क्रेडिट फैसिलिटी देने में आनाकानी शुरू कर देंगे। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। तो अब आपकी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए कि जब कोई कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करती है
तो हमारे कैपिटल बेस में तब्दीली आ जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि कोई भी कंपनी अपने कैपिटल बेस में किसी भी तरीके की तब्दीली या बदलाव या ऑल्टरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज इट कुड ब्रिंग हॉरिंडियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द कंपनी। ये कंपनी के लिए बड़े भयानक परिणाम लेकर के सामने आ सकता है, यहां तक कि कल ये हमारी कंपनी के लिक्विडेट होने का कारण भी बन सकता है। तो बात बेटे आपकी समझ में क्या आनी चाहिए, इस चैप्टर का थीम क्या है? पहले तो इस चैप्टर का थीम बिल्कुल क्लियर करें। अब इस चैप्टर का थीम क्या बन गया कि हमने यानी कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर का पैसा भी लौटाना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने कैपिटल बेस को भी इंटैक्ट रखना है। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा कि हमें शेयर होल्डर का पैसा भी लौटाना है और हमें यह भी देखना है कि हमारे कैपिटल बेस में किसी तरीके का कोई बदलाव ना आए। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वही बात हो गई, हाथ में चक्कू भी मारना है और चक्कू भी नहीं तोड़ना है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा नया फ्रेज बना दिया मैंने, हाथ में चक्कू भी मारना है और खून नहीं निकालना है, चलो यही कह लो। तो ऐसा कैसे होगा? ये तो वही बात हो गई कि माउंटेन एवरेस्ट को हमने अचीव भी करना है, स्केल भी करना है, लेकिन बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के करना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बेटे यही तो इस चैप्टर की खूबसूरती है जो मैं आपसे कह रहा था। आसान तो है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, तो हम इसको लेके कोशिश करेंगे आसान बनाने की। पहले तो आपकी समझ में थीम आ गया। थीम यह है कि आपने पैसा वापस करना है, लेकिन आपने अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पर भी रखना है। यह पॉइंट आपकी समझ में आना चाहिए। अब जब मैंने ये एंट्री करी और मैंने देखा कि मेरा कैपिटल बेस बिगड़ गया है, तो जाहिर है कि अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लेकर के आऊं। अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा? अब यहां ध्यान से सुनो, अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए मुझे एक बुकिश एंट्री करनी पड़ेगी। सर ये बुकिश एंट्री क्या होती है? बेटे बुकिश एंट्री का सिंपल वर्ड्स में मतलब मैं आपको बताऊं, सिंपल वर्ड्स में ध्यान से सुने। मान लेते हैं ये बैलेंस शीट है, थोड़ी देर के लिए मानने में कोई हर्ज नहीं। ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। कोई भी एंट्री जिसका इफेक्ट लायबिलिटी साइड में ही पड़ता है उसको बुकिश एंट्री कहते हैं। समझ में आ गया? कोई भी ऐसी एंट्री जिसका इफेक्ट सिर्फ लायबिलिटी साइड में ही पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बुकिश एंट्री, BOOKISH। और बुकिश एंट्री का भी मतलब आपको पता है? बुकिश एंट्री का मतलब है सिर्फ नाम मात्र के लिए करी गई एंट्री, सिर्फ नाम मात्र के लिए करी गई एंट्री। बेटे अगर मैं आपको हकीकत में बयान करूं तो लायबिलिटी साइड कुछ अकाउंट्स में होती नहीं है। लायबिलिटी साइड तो केवल नॉमिनेशन है। जैसे कि आपने शेयर कैपिटल इश्यू करी, हकीकत में तो आपके पास कैश आया ना, और लायबिलिटी साइड में जो वर्ड शेयर कैपिटल है वो कुछ है थोड़ी, वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये कैश शेयर्स को इश्यू कर करके आया। लेकिन लायबिलिटी साइड में जो तुमने वर्ड लिखा है शेयर कैपिटल, वो थोड़ी कुछ है। लायबिलिटी साइड इज नथिंग। लेकिन फिर भी लायबिलिटी साइड की अपनी इंपॉर्टेंस है। जस्ट मैं आपको पहले ये पॉइंट भी क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से बच्चों को तो लायबिलिटी साइड का मीनिंग ही नहीं पता है। यहां ध्यान से सुनो, किसी कंपनी की लायबिलिटी साइड में मान लेते हैं जनरल रिजर्व 100 लाख रुपए के, करेक्ट? लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व का क्या मतलब है बताओ जरा जल्दी से, देखिए जरा आपने कितनी अकाउंटिंग करी है। एक्चुअली हमारा ध्यान कई बार छोटी छोटी बातों पे जाता नहीं है। अब ध्यान से सुनो, पहले तो लायबिलिटी साइड में जो मैंने जनरल रिजर्व लिखा है ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक शब्द है, एक वर्ड है जनरल रिजर्व। ये कुछ है थोड़ी, इट इज नथिंग। लेकिन लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व लिखा होने का मतलब क्या बन गया? ध्यान से सुनो, इसका मतलब है लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व लिखा होने का मतलब क्या है कि ये कंपनी ऑपोजिट साइड से
100 लाख तक के एसेट जहां मर्जी जैसे मर्जी चाहे यूज कर सकती है। ये जनरल रिजर्व का मतलब निकल गया। That means directors of this company can use 100 lakhs worth of assets anywhere according to their whims and according to their desires and according to their wishes। समझ में आया जनरल रिजर्व? जरा ध्यान से सुनो। सपोज लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व अभी 100 लाख का है। अब मैं एक बुकिश एंट्री कर रहा हूं। अभी मैंने कहा था ना, बुकिश एंट्री वो एंट्री होती है जिसका इफेक्ट एक ही तरफ पड़ता है। ध्यान से सुने। सपोज मैं एक एंट्री करूं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 70 lakhs टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 70 lakhs। अब बेटे इस एंट्री का क्या फर्क पड़ गया? इस एंट्री के करने से बताओ यहां पर क्या फर्क पड़ गया लायबिलिटी साइड में। अब ध्यान से सुने। जब मैंने ये एंट्री करी तो जनरल रिजर्व डेबिट हो गया, तो इसका मतलब जनरल रिजर्व में अब कितना बैलेंस आ गया? 100 माइनस 70 ओनली 30। मैंने जनरल रिजर्व जिसमें 100 लाख था, मैंने ट्रांसफर कर दिया 70 CRR में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। इसका मतलब अब जो ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व तो इतना है और CRR में 70 लाख आ गया। लेकिन बेटे ध्यान से देखा जाए, बुकिश एंट्री का मतलब है लायबिलिटी साइड के आइटम को इधर उधर शिफ्ट कर देना, दैट्स ऑल। उससे हमारे एसेट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा करते क्यों हैं? लायबिलिटी साइड में इतनी सारी चीजें हम फिर भी लिखते क्यों हैं? पॉइंट तो ये बनता है। अब ध्यान से सुने। जब मैंने ये एंट्री करी, अब मुझे बताओ इस एंट्री के करने के बाद जब ये बैलेंस शीट बन गई, तो अब इस बैलेंस शीट का क्या मतलब है? ध्यान से सुनिए। इस बैलेंस शीट का मतलब क्या हो गया? जनरल रिजर्व में 30 लाख रुपए है, तो इसका मतलब मैं ऑपोजिट साइड से 30 लाख रुपए तक के एसेट्स जहां मर्जी जैसे मर्जी चाहे यूज कर सकता हूं। समझ में आया? और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के मौजूद होने का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है मैं ऑपोजिट साइड से 70 लाख के एसेट मनमाने रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऑपोजिट साइड से 70 लाख रुपए के एसेट्स मैं केवल और केवल लिक्विडेशन के वक्त शेयर होल्डर का पैसा लौटाने के लिए ही इस्तेमाल कर सकता हूं। बात आपकी समझ में आई? बेटे अकाउंट्स में लायबिलिटी साइड कुछ होती नहीं है, लेकिन लायबिलिटी साइड की अपनी महत्वता है, अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना सिग्निफिकेंस है, क्योंकि लायबिलिटी साइड एसेट साइड के यूजेस को निर्धारित करती है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लायबिलिटी साइड। आपने देखा, जब मैं एसेट्स को प्रेशर में डालना चाहता हूं, यानी कि सिंपल वर्ड्स में, जब मैं चाहता हूं कि इस कंपनी के डायरेक्टर एसेट्स को मनमाने रूप से इस्तेमाल ना करें, तो हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा पैसा ऐसे रिजर्व्स में डालने का जो एसेट्स के ऊपर ब्रेक लगा देते हैं। जैसे मैंने जब CRR बनाया तो एसेट्स पर ब्रेक लग गया। 70 लाख तक के एसेट्स अब मैं मनमाने रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनका यूज सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के वक्त शेयर होल्डर का पैसा लौटाने के लिए करा जा सकता है। बात समझ में आ गई? बुकिश एंट्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है? बुकिश एंट्री हमारे एसेट साइड के यूजेस को निर्धारित करती है। पहले तो यह समझ में आना चाहिए। हालांकि बुकिश एंट्री से एसेट्स के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही एसेट्स के पर्टिकुलर एसेट्स के अमाउंट में कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन ये हमारे एसेट्स के यूजेस को निर्धारित जरूर कर देगी। समझ में आ गया? अब मैं आपसे ये कह रहा था, अब दोबारा से हम लौट करके आते हैं। जब कोई कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करती है, अब हम इतना समझ चुके हैं कि कंपनी का कैपिटल बेस ऑल्टर हो जाता है, जिसको कि कोई भी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो जरूरी हो जाता है कि हम अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाएं। और कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान से देखिए। कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए अब मैं एक बुकिश एंट्री करूंगा। बुकिश एंट्री मैंने क्या करी? मैंने अपनी लायबिलिटी साइड को देखा, ये मेरी लायबिलिटी साइड है। मैंने अपनी लायबिलिटी साइड में देखा कि क्या कोई रेवेन्यू नेचर का रिजर्व मौजूद है या नहीं है। मैंने अपनी लायबिलिटी साइड में देखा कि कोई रेवेन्यू नेचर का रिजर्व मौजूद है या नहीं है। सर रेवेन्यू नेचर का रिजर्व मौजूद है।
जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व हैं, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद जब थ्योरेटिकल नोट लिखाऊंगा तो मैं बाकायदा जितने भी टाइप के रिजर्व्स होते हैं मैं उनकी लिस्ट बना दूंगा, लेकिन अभी आपका ध्यान सिर्फ कॉन्सेप्ट पे रहना चाहिए। अब मेरा कैपिटल बेस बिगड़ गया, मुझे अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाना है। ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने अपने रेवेन्यू रिजर्व्स को देखा, मैंने चेक करा कि रेवेन्यू रिजर्व कितने के हैं, 15 लाख के हैं। मेरा कैपिटल बेस कितने से कम हुआ, 12.5 लाख से। अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए मैंने क्या करा, ध्यान से देखिए, मैंने एक एंट्री लिख दी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैंने जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 12.5 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख रुपए जनरल रिजर्व में है, लेकिन मैंने 12.5 लाख से ये एंट्री करी टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर इस एंट्री के करने से तो एसेट साइड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा, आपने ठीक समझा, ये बुकिश एंट्री है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ बेटे इस एंट्री के बाद जनरल रिजर्व बढ़ गया या घट गया? सर जनरल रिजर्व तो घट जाएगा, लेकिन लायबिलिटी साइड में एक नया आइटम आ जाएगा। कौन सा आइटम आ जाएगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आएगा या नहीं आएगा? इसका मतलब इस एंट्री को करने के बाद आप मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इस एंट्री को करने के बाद आप मुझे जल्दी से बताओ कि अब आपका कैपिटल बेस कितने का है। हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल में सर 37,50,000 रुपीज है। स्क्रीन पे आ रहा है, आ रहा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कुछ नहीं है, लेकिन अब मेरे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 12,50,000 आ गए या नहीं आ गए? तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि मेरा कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पर आ गया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? मेरा कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई कंपनी बाय बैक ऑफ शेयर्स करती है, बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब पहले तो सिंपल वर्ड्स में है रीपर्चेज ऑफ ओन शेयर्स, जिसका इनडायरेक्ट मतलब है कंपनी इज रीपेइंग द अमाउंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटा रही है। अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटाने के लिए कंपनी पहले ड्यू एंट्री करेगी। जब हम ड्यू एंट्री करते हैं तो हमारा कैपिटल बेस बिगड़ जाता है। कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम एक बुकिश एंट्री पास करते हैं, जिसको कि हम अकाउंट्स की परिभाषा में बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। क्या बोलेंगे? यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। बुकिश एंट्री करने के लिए मैं रेवेन्यू रिजर्व्स का ही प्रयोग करूंगा जब तक कि मैं कुछ और ना बोलूं। इस एंट्री को करने के लिए मैं केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का ही इस्तेमाल कर सकता हूं, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, ये सब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स होते हैं। इनकी लिस्ट मैंने कहा थोड़ी देर के बाद मैं बना दूंगा। तो हमने ये बुकिश एंट्री करी, यानी कि नाम मात्र की एंट्री करी, लेकिन इस एंट्री के करने से मेरा कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे पहुंच गया। और जब आपको यकीन हो जाए कि आपका कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे पहुंच गया है, तब आप क्या करेंगे? तब आप उसके बाद एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करेंगे। एक्चुअल पेमेंट, अब आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे। अभी तक आपने एक्चुअल पेमेंट करी नहीं है, तो इक्विटी शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर को आपने 12.5 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, ये पेमेंट आप कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से अब आपने इनको पेमेंट करी। सिंपल सर, बिल्कुल सिंपल, ये तो बड़ा ही सिंपल है। कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल जरूर यहां पर आ सकता है, सर इस केस में तो हमारे पास जनरल रिजर्व 15 लाख रुपए के थे, इस केस में हमारे पास जनरल रिजर्व 15 लाख के थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए। लेकिन अगर मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व्स में 15 लाख नहीं होते, 10 लाख ही होते, तो मैं क्या करता? मैंने कहा अभी आपको लिखना नहीं है। इस वाले का सॉल्यूशन तो पूरा हो गया, यानी कि यहां पर हम मान करके चल रहे हैं कि कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व थे।
तो यहां उतनी प्रॉब्लम नहीं आई। अब जरा यहां देखो, सपोज अब मैं एक दूसरा केस लूं। मान लेते हैं कंपनी के पास रेवेन्यू रिजर्व 10 लाख रुपए के हैं, सिर्फ 10 लाख रुपए के, करेक्ट। और कंपनी 25% शेयर का बाई बैक करना चाहती है। नंबर ऑफ शेयर 50,000 हैं, 25% बाई बैक करना चाहती है, तो इसका मतलब 12,500 शेयर का बाई बैक हो रहा है। आप पहली ड्यू एंट्री करेंगे, दिस इज योर ड्यू एंट्री। हम बात अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अमाउंट ड्यू, आपने अपने इक्विटी शेयर होल्डर को 12.5 लाख रुपए देने हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब हम ये एंट्री करते हैं तो हमारा कैपिटल बेस कम हो जाता है। एंट्री नंबर 1 के बाद जैसा कि आपने देखा कि आपका कैपिटल बेस जो है वो कितने का आ गया, 37,50,000 रुपए का आ गया इस एंट्री के करने के बाद। तो मुझे अब अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाना है। कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए मुझे क्या करना होता है, आपने अभी पिछले यानी कि इस डिमॉन्स्ट्रेशन में जो अभी मैंने करा, आपने देखा कि मैंने क्या करा, कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए मैंने अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल करा या नहीं करा? सर बिल्कुल करा। लेकिन अब जरा यहां ध्यान दें, मेरा कैपिटल बेस इस वक्त ये है पहली एंट्री करने के बाद। अब नेक्स्ट टाइम से हम जो भी क्वेश्चन करेंगे, हम एक वर्किंग भी करा करेंगे जिसको हम बोलेंगे वर्किंग फॉर रेस्टोरमेंट, वर्किंग फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस। आप अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए, रेस्टोर का मतलब है ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए एक वर्किंग करेंगे। इस वर्किंग को कैसे करा जाएगा? सबसे पहले तो आप लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी बॉट बैक। जितनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल आप खरीद रहे हैं या वापस कर रहे हैं, उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी बॉट बैक 12,500 शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू 12.5 लाख रुपए की है। बिकॉज आप 12.5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद रहे हैं, तो इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग है कि आपका जो कैपिटल बेस है वो 12.5 लाख रुपए से कम हो रहा है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, और वो हम देख भी चुके हैं। अब मुझे अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाना है। अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करते हैं। क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स का मतलब रेवेन्यू रिजर्व से। अब पिछले क्वेश्चन में तो मेरे पास 15 लाख के रिजर्व्स थे, लेकिन इस केस में मेरे पास सिर्फ 10 लाख के रिजर्व हैं। तो इसका मतलब मैं रेवेन्यू रिजर्व्स जो इस्तेमाल कर सकता हूं वो केवल 10 लाख तक के कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास है ही 10 लाख के रिजर्व। जब मैं अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। इसकी नरेशन होगी यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, करेक्ट। आप ये एंट्री लिखेंगे। जब आप ये एंट्री लिखेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। 10 लाख रुपए के रेवेन्यू रिजर्व को आपने ट्रांसफर कर दिया CRR में। इस एंट्री के करने से रेवेन्यू रिजर्व खत्म हो गया, लेकिन बैलेंस शीट में अब क्या आ गया? बैलेंस शीट में रेवेन्यू रिजर्व की जगह पर अब CRR आ गया। इसका मतलब अब पोजीशन क्या है? अब पोजीशन ये है, इक्विटी शेयर कैपिटल में 37,50,000 रुपीज हैं,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 0 है और CRR में 10 लाख रुपए है, लेकिन अभी भी ये 50 लाख नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अभी भी ये 50 लाख रुपए नहीं हुआ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में मेरे पास रिजर्व सफिशिएंट नहीं है। जो पहले वाला केस था उसमें तो रिजर्व मेरे पास सफिशिएंट थे, लेकिन इस केस में मेरे पास रिजर्व सफिशिएंट नहीं है। जब रिजर्व सफिशिएंट नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखें, आप फ्रेश इश्यू करेंगे। क्या करेंगे? फ्रेश इश्यू करेंगे। फ्रेश इश्यू, तो आप फ्रेश इश्यू करेंगे, और जो फ्रेश इश्यू आप करेंगे वो प्रेफरेंस शेयर का ही करा जा सकता है। आप प्रेफरेंस शेयर्स का फ्रेश इश्यू करेंगे और उतने अमाउंट का फ्रेश इश्यू करेंगे जितने की डेफिशिएंसी है। 12.5 लाख चाहिए, लेकिन आपके पास रेवेन्यू रिजर्व में सिर्फ 10 लाख हैं, तो इसका मतलब 2.5 लाख रुपए का आप फ्रेश इश्यू करेंगे। पूरी कहानी समझ में आ गई? तो अभी तक का हमारा डिस्कशन क्या निकला कि जब कोई कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करती है तो कंपनी का कैपिटल बेस बिगड़ जाता है, ऑल्टर हो जाता है, और कोई भी एंटिटी अपने बिगड़े हुए कैपिटल बेस को अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए ये लाजमी हो जाता है कि हम अपने ऑल्टर्ड कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लेकर के आएं, और ओरिजिनल लेवल पे लेके आने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर रेवेन्यू नेचर के रिजर्व सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो फिर हम फ्रेश इश्यू भी करते हैं उतने का जितने के रिजर्व हमारे पास नहीं है। इसको यूं भी कहा जा सकता है। इसका मतलब अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम रेवेन्यू नेचर का ही इस्तेमाल करेंगे अगर वो सफिशिएंट मात्रा में है, लेकिन अगर वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं है तो फिर हम रेवेन्यू नेचर के रिजर्व को इस्तेमाल तो करेंगे ही, और जो डेफिशिएंसी है उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फ्रेश इश्यू करेंगे। ध्यान ये रखना है कि फ्रेश इश्यू आपने प्रेफरेंस शेयर्स का करना है, क्योंकि बाई बैक कर रहे हैं, अगले 6 महीने तक आप कोई इक्विटी शेयर इश्यू नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू यू? तो अब मैं इसकी एंट्री कर दूंगा। जो फ्रेश इश्यू है उसकी एंट्री मैंने करी, तो फ्रेश इश्यू की जब मैं एंट्री करूंगा तो एंट्री क्या बन जाएगी, फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू की एंट्री मैंने करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 2.5 लाख रुपए का आपने फ्रेश इश्यू करा, और इस फ्रेश इश्यू को करने से अब आपका कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ गया। ध्यान से देखें, एंट्री नंबर 2 और 3 के बाद अब पोजीशन क्या है? अब पोजीशन ये है, आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में इतना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इतना है, CRR में इतना है, तो आपका कैपिटल बेस अब 50 लाख का हो चुका है। तो जब आपका कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ गया, उसके बाद ही अब आप क्या करेंगे, एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करेंगे। अब आपने एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करी, एक्चुअल पेमेंट। तो एक्चुअल पेमेंट की जब आप एंट्री करेंगे तो एक्चुअल पेमेंट की बेटे एंट्री क्या होगी, एक्चुअल पेमेंट की जो एंट्री होगी वो ये एंट्री होगी, इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 12.5 लाख रुपए की एक्चुअल पेमेंट आप कर देंगे। समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक आपकी बात समझ में आ गई? तो अभी हम इनिशियल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, अभी आपको कुछ नोट नहीं करना है। मैंने अभी आपसे कहा कि अभी आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको नोट करने के लिए बोलूं तो आपने तब नोट करना है। इज इट क्लियर टू यू? ये अभी हमने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा है। अब हम क्या करेंगे, अभी मैं इस सेशन को यहीं पर रोक रहा हूं। जब मैं अगले सेशन में अभी आऊँगा तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल नोट लिखेंगे और उस जो भी अभी तक हमने करा, और फिर हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। ठीक है?